नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ स्टोरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वापस आ चुका हूँ यूरोपियन यूनियन के बारे में अब चर्चा को फिर से कंटिन्यू करते हुए दूसरे पार्ट के साथ। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो यूरोपियन यूनियन की इंट्रो को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूँ। ये मैं हर पार्ट में दिखाऊंगा ताकि आपको एक जस्ट एक रिवीजन आना चाहिए यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जो कि ये बेनेलुक्स यूनियन की तरह ही काम करता है, लेकिन उससे बहुत ही वास्ट और भी एरियाज़ में वो काम करता है। बेनेलुक्स यूनियन काफ़ी छोटे एरिया में वर्क करता है, काफ़ी छोटे छोटे उसमें काम करते हैं, काफ़ी छोटे छोटे एरियाज़ में काम करता है, चाहे छोटे छोटे फील्ड्स में वो काम करते हैं, लेकिन ये काफ़ी वास्ट फील्ड्स में काम करता है। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि इनका अलग के कॉन्स्टिट्यूशन चलता है यूरोपियन यूनियन का, और इसमें बेनेलुक्स यूनियन के साथ 3 नहीं बल्कि 27 देश आते हैं, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। और हाल ही में जिस कंट्री ने इसको छोड़ा है वो है यूके, जिसने 1 जनवरी 2021 को 48 ईयर्स तक EU में रहने के बाद छोड़ दिया था। उसका रीज़न था कि इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, पर एनम इन्हें 6 बिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा था। यानी जब हम उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो 600 बिलियन रुपीज़, काफ़ी बड़ा नंबर है, 600 बिलियन रुपीज़ का नुकसान हो रहा था इनको एनुअली। तो 48 ईयर्स के बाद इन्होंने फाइनली, जब पारा सर से पार चला गया, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया, यूरोपियन यूनियन को इन्होंने फाइनली छोड़ दिया। और आज 27 देश हैं यूरोप में। यूके के छोड़ने से पहले 28 थे, अब 27 हो चुके हैं, और करंटली 27 देश काम करते हैं, जिसमें 2 पावरफुल कंट्रीज़ का मैं नाम बताऊँ तो वो है फ्रांस और जर्मनी। और EU यानी यूरोपियन यूनियन का मेन मोटिव था कि पीस आ जाए यूरोप में, और जितनी भी मारकाट चल रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, पिछले 75-76 ईयर से काफ़ी सक्सेसफुल है ये, और काफ़ी इसने वॉर को रोक दिया है। काफ़ी वॉर ख़त्म हो चुकी है, और डिस्प्यूट है वो नॉन EU मेंबर कंट्रीज़ में ही है, जैसे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जो कंट्रीज़ है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, बस वहाँ पर ही, बल्कि जितने भी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वहाँ पर कोई भी अब डिस्प्यूट नहीं रहता। वो काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज़ बन चुकी हैं। और EU में मैंने आपको बताया 27 देश आते हैं, जो कि काफ़ी इंटर गवर्नमेंटल डिसीजंस लेती हैं, जिसमें लॉ और इकोनॉमिक्स तक आता है। तो काफ़ी वास्ट ग्रुप है, काफ़ी वास्ट फील्ड्स में ये डिसीजंस लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे। हम लोगों ने पिछले 2 फेजेस में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। 1945 टू 1959 ये फर्स्ट फेज था, फिर 1960 टू 1969 ये दूसरा फेज था, तो 1970 टू 1979 इस थर्ड फेज को टैगलाइन दिया गया है, अ ग्रोइंग कम्युनिटी द फर्स्ट एनलार्जमेंट। मैं फिर से बता दूं, मैं जो भी ऐसा कुछ लाता हूँ वो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल वेबसाइट से लाता हूँ। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों ने 1 जनवरी 1973 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, जो कि मेंबर स्टेट्स को 6 से 9 बढ़ा देता है। 6 फाउंडिंग मेंबर्स से इसको 9 बना देता है, जिसमें 1 जनवरी 1973 में पहली बार इसकी जो कम्युनिटी थी वो ग्रो करती है। फर्स्ट एनलार्जमेंट आपको समझ में आ रहा है। 1973 में 3 कंट्रीज ज्वाइन करती है, डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का ज्वाइन करना इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी पावरफुल कंट्री थी, जिसने एक समय पर दुनिया के 25% लैंड हिस्से पर अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। 1/4 ऑफ टोटल लैंड एरिया में अपना साम्राज्य फैलाने वाला यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये यूनाइटेड किंगडम का जोड़ना। लेकिन उसके बाद ये अलग भी हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत नुकसान होता था, इनको इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता था, जिसकी वजह से मेंबर स्टेट्स 9 होते हैं। और इसके बाद जो ब्रूटल अरब इजरायली वॉर होती है 1973 में, उसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं यूरोप में। और इसी के साथ साथ जो लास्ट राइट विंग डिक्टेटरशिप्स थी यूरोप में वो भी ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें सालाज़ार का जो रिजीम था पुर्तगाल में 1974 में, वो ख़त्म कर दिया जाता है। और जो जनरल फ्रैंको स्पेन के जो तानाशाह थे और राइट विंग डिक्टेटर थी, वो ख़त्म हो जाती है 1975 में। और फिर EU की जो रीजनल पॉलिसी थी वो मतलब काफ़ी लोगों को जॉब्स देती है, उनको पैसा देती है, जिसकी वजह से काफ़ी लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, लोगों का अच्छा हो जाता है, लोग काफ़ी खुशहाली से जीने लगते हैं। जो भुखमरी थी, जो पॉवर्टी थी, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये EU के काफ़ी रिजीम्स आने लगते हैं
क्योंकि मैंने आपको बताया यूनाइटेड किंगडम के ज्वाइन करने के बाद, और सालाज़ार के रिजीम पुर्तगाल से 1974 में, और जनरल फ्रैंको की जो रिजीम थी स्पेन में 1975 के ख़त्म होने के बाद काफ़ी खुशहाली आ जाती है। लेकिन इसके बाद आप जो अगला फेज़ पढ़ेंगे उसमें आपको एक काफ़ी बड़ा चेंज आएगा देखने को, वो भी हम समझते हैं। इसको कंप्लीट कर लें पहली बार। तो अब यूरोपियन पार्लियामेंट जो थी उसने अपना जो इन्फ्लुएंस था वो ईयू के अफेयर्स में बढ़ाया। काफ़ी कंट्रीज़ थी वो अपना इन्फ्लुएंस ईयू के अफेयर्स में बढ़ाने लगी। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन मॉडिफाई हो गया, और इसके बाद जो इसका जो भी वो थे क्या कहते हैं रिजीम्स थे वो काफ़ी पीपल फ्रेंडली हो गए और काफ़ी लोगों को सपोर्टिव था। इसकी वजह से बहुत से कंट्रीज़ और अब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने लगी, और इसकी वजह से काफ़ी कम्युनिटी इनके बढ़ जाती है। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट और इंट्रोड्यूसिंग द नोशन फॉर पॉल्यूटर पेस का जो लॉ था वो पहली बार अडॉप्ट करती है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन की जो वॉर थी कि वॉर अगेंस्ट द पोल्यूशन के जो सबसे बड़ा था, जो नींव थी क्लाइमेट चेंज को रोकना था, धरती को बचाने वाली नींव थी, यूरोपियन यूनियन उसको भी अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट को भी काफ़ी सुगम नीतियाँ मिलती हैं और क्लाइमेट फ्रेंडली नीतियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से यूरोप में आज काफ़ी साफ़ हवा मिलती है। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक काफ़ी अच्छा वर्क। तो अब हम देखते हैं चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप, द फॉल ऑफ द चेंजिंग फेस ऑफ यूरोप, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर। तो जो पोलिश ट्रेड यूनियन था और उसके जो लीडर थे लेक वेलेसा, मैं इस ट्रेड यूनियन का नाम नहीं बोल रहा ताकि पोलिश लैंग्वेज है मुझे नहीं आती, जिसको आती वो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं क्या प्रोनाउंसिएशन है इनका। तो उनके लीडर थे लेक वेलेसा। वो एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं यूरोप में जब गेटनेक शिपयार्ड स्ट्राइक होते हैं समर में 1980 के, तो उसके बाद ये काफ़ी हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं लेक वेलेसा। हाउस होल्ड नेम मतलब कोई हर घर में उनका नाम चलता है कि इस बंदे ने, ये जो पोलिश ट्रेड यूनियन था इसका लीडर के बंदे ने ये किया है। और इसके बाद 1981 में ग्रीस 10th मेंबर बनता है यूरोपियन यूनियन का। 1981 में ग्रीस ज्वाइन कर लेता है यूरोपियन यूनियन को। उसके बाद 1986 में स्पेन और पुर्तगाल ज्वाइन कर लेते हैं, और 1986 में ही सिंगल यूरोपियन एक्ट साइन किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ये होता है कि यूरोप को अब एक सिंगल रूप में पकड़ दिया जाए कि है होंगे इसमें देश 50, लेकिन ये वर्क करेगा सिर्फ एक देश की तरह। वन कॉन्टिनेंट में केवल एक ही देश हो, लेकिन खैर ऐसे तो पॉलिटिकल डिवीज़न हो 50 देश का, लेकिन ये वर्क एक देश की ही तरह करे, समझ गए। सिंगल यूरोपियन एक्ट इसका मतलब ये था, इसको साइन कर दिया जाता है। और ये एक और चीज़ देता है कि हम एक वास्ट 6 ईयर प्लान्स यूरोप बनाते हैं कि ये 6 साल में यूरोपियन यूनियन का ये गोल होगा, फिर उसके अगले 6 साल में यूरोपियन यूनियन का ये गोल होगा। तो काफ़ी अब ये ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की तरह वर्क करने लगता है यूरोपियन यूनियन। इसकी वजह से सिंगल मार्केट सिस्टम आ जाता है, ओपन मार्केट सिस्टम आता है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होता है इसमें। और इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है 9 नवंबर 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरा दिया जाता है। बर्लिन वॉर मैं आपको बताया था कि 1922 में यूएसएसआर बना था। जब मैं आपको यूरोप के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में बताता था 1922 में यूएसएसआर बना था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर जीता था, 1945 में यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया था, तो उसके बाद इसने अपना एक ग्रुप बना लिया था। आप कहते हो कि अपना एक तो था कि वो जो उसमें थे एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, ऐसी जो कंट्रीज थी ये तो एक तो थी, और वो तो यूएसएसआर का पार्ट थी। बाकी इसने अपना एक इन्फ्लुएंस ग्रुप बना लिया था, ठीक है, जो पार्ट तो नहीं थी, क्या सीख सकते हो, वो यूएसएसआर का पार्ट तो नहीं थी, लेकिन हाँ वहाँ पर कम्युनिस्ट रेजीम चलती थी जो कि काफ़ी सपोर्टिव थी टू यूएसएसआर। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने आपको बताया नाजी जर्मनी हार गया था। जर्मनी जब हारा था तो जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक था वेस्ट जर्मनी और दूसरा था ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी जो था वो यूएसए और उसके अलाइज के कंट्रोल में था, मतलब वो उनका पार्ट नहीं था बट उनके कंट्रोल में था। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सब यूनाइटेड स्टेट्स और उनकी अलाइज चलाती थी, और बल्कि ईस्ट जनवरी में यूएसएसआर यानी यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वो चलाता था। मतलब उनका पार्ट नहीं था लेकिन हाँ वो चलाता था, उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था। और जो बर्लिन था ना, बर्लिन शहर में भी 2 ग्रुप थे, एक था वेस्ट बर्लिन और एक था ईस्ट बर्लिन, ठीक है। बर्लिन शहर आज कैपिटल है जर्मनी की, तो वेस्ट बर्लिन जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास था
उनके कंट्रोल में था, और जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था। तो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक दीवार बना दी गई थी, बहुत बड़ी दीवार बना दी गई थी, जिसकी वजह से एक डिवीज़न था जो दिखाता था कि उस टाइम यूरोप कितना डिवाइडेड था। लेकिन 1989 में 9 नवंबर 1989 में ईस्ट बर्लिन के लोगों ने वो दीवार तोड़ दी, और इसके बाद 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी रीयूनिफाई होकर एक सिंगल जर्मनी बनाते हैं, यानी रीयूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिल जाते हैं, यूनाइट करते हैं अक्टूबर 1990 में, और इसके बाद एक अकेला जर्मनी खड़ा हो जाता है, एक यूनिफाइड जर्मनी खड़ा होता है इसके बाद 1990 में। अब आता है 1990 टू 1999 यूरोप विदाउट फ्रंटियर्स। यूरोप विदाउट फ्रंटियर्स का इधर मतलब है कि कोई भी मतलब आप क्या हो कि ये कंट्री नहीं कूद रही है कि मेरा यूरोप में कब्जा, इसका यूरोप में कब्जा, इसका ये हिस्सा, उसका वो हिस्सा, वो कुछ नहीं होता। क्योंकि 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर विघटन हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है 15 कंट्रीज़ में। और मैंने आपको बताया था कि 15 में से 9 कंट्रीज़ जो थी वो प्रॉपरली यूरोप में आती हैं, और एक रशिया कंट्री, एक रशिया जो बनती है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बन जाती है, जिसमें का 33% हिस्सा जो आपका यूरोप में आता है और 67% हिस्सा आपका एशिया में आता है। तो ये एक डिवीज़न होता है। तो अब विद द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म अक्रॉस द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप, मैंने आपको बताया यूएसएसआर के टूटने के बाद यूरोपियंस बिकम क्लोजर नेबर्स, क्योंकि फिर कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म जैसी कोई चीज़ें जो कड़वाहट थी वो उनके में ख़त्म हो जाती है। और 1993 में सिंगल मार्केट सिस्टम पूरे यूरोप में लग जाता है, और इसके बाद गुड्स, सर्विसेज, पीपल, मनी, सब जो मेन पिलर्स थे वो काफ़ी खुशहाल थे। सर्विसेज जो थी वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी होने लगता है, पीपल के पास पैसा रहता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, लाइफस्टाइल उनकी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि कम्युनिज्म गिर चुका था। डिवीज़न यूरोप में प्रॉपरली 1991 में ख़त्म हो जाता है यूएसएसआर के विघटन के बाद। और 1993 में द मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन करते हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, और 1999 में ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम साइन हो जाती है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ थी। और उसके बाद पीपल के कंसर्न जो था, पीपल को काफ़ी कंसर्न कर दिया गया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग का धरती से समूल नाश हो जाएगा। हम लोग का तो होएगा ही, साथ में जितने जानवर है उनका भी नाश हो जाएगा। काफ़ी क्लाइमेट चेंज काफ़ी सीरियस इशू है, एनवायरनमेंट को बचाना होगा। ऐसे लोगों को काफ़ी कंसर्न किया जाता है एनवायरनमेंट के बारे में, एक पूरा इनिशिएटिव चलाया जाता है। और उसके बाद यूरोपियंस जितने थे वो एक साथ आते हैं, फिर वीज़ा फ्री मूवमेंट आ जाता है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना पासपोर्ट दिखाना है कि मैं यूरोपियन यूनियन की इस कंट्री का सिटीज़न हूँ, और उसके बाद आपको बिना वीज़ा के ट्रैवल करना होता है, तो वीज़ा फ्री ट्रैवलर आ जाता है। और ये काफ़ी टुगेदर एक्ट करते हैं व्हेन आता है सिक्योरिटी और डिफेंस के मैटर्स में। और 1995 में यूरोप को 3 और कंट्रीज़ मिलती हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। और जो लक्समबर्ग का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था स्केशनजन, ये लक्समबर्ग का एक छोटा सा गांव था। ये बेसिकली वोट अगेंस्ट कर रहा था जब वहाँ पर वोटिंग चल रही थी लक्समबर्ग में कि हम ईयू में जाएं या ईयू में ना जाएं, तो उसको वोट अगेंस्ट कर रहा था। बाद में 1995 में ये भी वोट कर लेता है कि ठीक है ये लक्समबर्ग यूरोपियन यूनियन में जुड़ जाए, और उसके बाद लक्समबर्ग भी यूरोपियन यूनियन में जुड़ जाता है। तो काफ़ी एक्सपैंड करता है इसके बाद यूरोपियन यूनियन। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि वीज़ा फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, वीज़ा फ्री ट्रांसपोर्ट होने लगता है। और उसके बाद तो पासपोर्ट फ्री ट्रांसपोर्ट होने लगता है कि आप पासपोर्ट भी ना दिखाओ तो भी आपको ट्रैवल कर दिया जाएगा। और काफ़ी यंग पीपल, लाखों करोड़ों लोग जो यंग लोग थे वो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में ताकि वो पढ़ सकें। ईयू के सपोर्ट की वजह से कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और इसी के साथ मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में। तो इसी के साथ ये 3 फेजेस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, और इसी के साथ हम लोगों ने 20th सेंचुरी यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लिया है 1999 तक। अब अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग 2000 से सब कुछ जानेंगे। देन वी विल एंटर टू द 21st सेंचुरी यूरोपियन यूनियन। हम लोगों ने 20th सेंचुरी यूरोपियन यूनियन को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला होगा कि यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली अपने पावर में तो आया 1945 में था, लेकिन इसके बाद जो उसने अपना रुख दिखाया वो 1991 से दिखाया था, जब कम्युनिज्म ख़त्म हो गया था, जब बर्लिन वॉल टूट गई, जब जर्मनी यूनिफाई हो गया। तो काफ़ी
उसके बाद यूरोप डेवलप किया, जब कम्युनिज्म तो ख़त्म हो गया उसके बाद से तो यूरोपियन यूनियन काफ़ी रंग दिखाने लगा और यूरोप को काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको बताया था वीज़ा फ्री ट्रांसपोर्ट होने लगा, उसके बाद पासपोर्ट फ्री ट्रांसपोर्ट होने लगा और 1995 में EU ने 3 और मेंबर्स कर लिए, जिसकी वजह से 13 मेंबर्स हो गए। उसके बाद लक्समबर्ग भी आ गया, 14 मेंबर्स आ गए और उसके बाद से इतनी तेज़ी से ग्रो किया। आप देखो 1995 में उस टाइम 14 थे और आज 27 हो गए हैं, मतलब उस टाइम 28 हो गए, 28 थे, मतलब यूके का जोड़ लें 2020 तक 28 था, तो छोड़ दिया तो अब 27 हो गए हैं। तो ये था पार्ट 2, इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 फेजेस को कवर किया। मिलता हूँ जल्द इस वीडियो के तीसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।